हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा आर्ट्स एंड जीके में। अब आपको पता है कि ये चैनल जो है वो बहुत समय हो गया, मेरे को लग रहा है कि लगभग 10-15 दिन के आसपास हो गया इस चैनल को लॉन्च किए हुए, और इसमें अभी तक जो वीडियो आई है सिर्फ एक वीडियो हम आपको दे पाए हैं। बट अब आपको विश्वास दिलाया जाता है कि इस चैनल पे अब आर्ट्स वालों के, आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए सारे वीडियो जो है वो अपलोड किए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। तो इसी क्रम में मैं जो आज पढ़ाने वाला हूं, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको 12th क्लास की हिस्ट्री। 12th क्लास की हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास की जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल वे में पढ़ाया जाएगा आपको, और चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें समझ में आएगी। अभी कुछ दिन पहले जो है हिस्ट्री की किताबों से बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कंटेंट्स को हटाया गया और बहुत सारे नए कंटेंट्स ऐड किए गए। और इन कंटेंट्स में यदि बात किया जाए तो मुगल एम्पायर की जितनी भी बातें थी वो एनसीईआरटी के सिलेबस में से हटा दिया गया है। एनसीईआरटी के सिलेबस में मुगल एम्पायर अब नहीं रहा है। ऐसा क्यों किया गया, किस लिए किया गया, इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता, बट हाँ ये मैं आपको फैक्ट बता सकता हूं कि जो हमारा इतिहास है वो सिर्फ कुछ राजाओं तक सीमित नहीं है। हमारा इतिहास हजारों साल पहले से लेके अब तक, लेटेस्ट तक कहा जाए तो आजादी के इतिहास तक रहा है। उसके बाद के, मतलब आजादी के बाद के भी इतिहास का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जो 12th का सिलेबस है, अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री किसी भी जगह की हिस्ट्री से और किसी भी जगह के कल्चर से ज्यादा ही सिविलाइज्ड और ज्यादा डेवलप्ड हिस्ट्री है हमारे पास। इसी क्रम में हमारे यहाँ जो हिस्ट्री की शुरुआत यदि कहा जाए कि कौन सी चीज ऐसी है जो हम भारत से संबंधित हिस्ट्री में जान सकते हैं, तो भारत से संबंधित हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री की यदि बात की जाए तो भारत में जो हमारा मुख्य धर्म जो भारत में माना जाता है, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, इसके बारे में बहुत सारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, ऐसी चीजें हैं जिनसे पता लगता है, जिनको भी यदि हम हिस्ट्री के तौर पे देखें तो बहुत सारी चीजें हमें इससे पता लगता है। इसके अलावा बहुत जगह भारत का जिक्र हुआ है, हर प्रकार के धार्मिक किताबों में भारत का जिक्र है, अलग अलग जगह। तो भारत की हिस्ट्री एक छोटी सी हिस्ट्री नहीं है, बहुत वाइडर हिस्ट्री है। उसी क्रम में हमें 12th क्लास की हिस्ट्री जो है वो धीरे धीरे पढ़नी है। तो आज क्या पढ़ाने वाला हूं मैं, बात अब सीधे सीधे उस टॉपिक पे आते हैं। उस टॉपिक पे आए तो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, मेरे बैकग्राउंड में वो चैप्टर का नाम नजर आ रहा होगा। मेरे बैकग्राउंड में यदि आप चैप्टर देख रहे होंगे तो बैकग्राउंड में चैप्टर नजर आ रहा है, चैप्टर क्लास 12 की चैप्टर 1 हिस्ट्री का, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। क्या ये हिंदी मीडियम में होगा? देखो हिंदी मीडियम में ही हिस्ट्री जो है आपको इस चैनल पे मिलेगा। इंग्लिश मीडियम में यदि आपको कोई डाउट होता है, देखो ये कहानी है, हिस्ट्री क्या है, कहानी है। यदि आप कहानी समझ जाते हो ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंग्लिश में भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बात करते हैं कि ये हिस्ट्री जो आपके सामने खुला हुआ है 12th क्लास का चैप्टर 1 वो क्या कहता है। सबसे पहला चैप्टर जो है वो पहला चैप्टर ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता की बात करता है। हड़प्पा सभ्यता आप बचपन से थोड़ा थोड़ा सुनते चले आए होंगे, बहुत सारी जगह आपने किताबों में पढ़ा होगा, उसके बाद लोगों के मुंह से सुना होगा, टीचर्स के मुंह से सुना होगा और आपके सीनियर्स के मुंह से सुना होगा कि हड़प्पा संस्कृति क्या होती है, हड़प्पा सभ्यता क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 100 साल पहले, आज से लगभग 100 साल पहले एक सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया, वो सिंधु घाटी सभ्यता आज के टाइम पे पाकिस्तान में, आज का टाइम जो पाकिस्तान है उस समय वो भारत का हिस्सा था। तो पाकिस्तान में जो इस जगह है, जो जगह है जो सिंधु नदी के किनारे, वहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। सभ्यता की खोज की गई का मतलब यह है कि सभ्यता बहुत साल पहले एग्जिस्ट करता था। उस सभ्यता के बारे में हमें पता लगा है 100 साल पहले। ऐसा नहीं है कि वो सभ्यता ही 100 साल पहले आई है, वो सभ्यता 3000 साल पुरानी सभ्यता हमें साक्ष्यों से पता लगता है, बट उसकी खोज जो है वो 100 साल पहले की गई है। अब मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर
जो जो चीजें मैंने लिखी हैं वो सारी चीजें मैं टॉपिक वाइज एक एक चीज जो है वो समझाऊंगा, प्रॉपर नोटिंग भी आपको ऊपर नजर आएगी। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है स्लाइड्स का वो ले सकता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो उसको मुख्य रूप से जो स्टार्ट हुआ, मतलब इसकी खोज जो मुख्य रूप से स्टार्ट हुआ वो तब स्टार्ट हुआ जब भारत में पहली बार रेलवे का आगमन हुआ। आपने पढ़ा होगा कि रेलवे का आगमन जो है वो लगभग 1850-56 के ईस्वी में हुआ था, 50-52 के ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो उस समय जब रेल पहली बार भारत के अंदर आया था तो 1856 के अंदर जब कराची में रेल लाइन बिछाई जा रही थी, कराची के अंदर जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो उस जगह कुछ ऐसी ही चीजें उत्खनन करते हुए, मतलब खुदाई कर रहा था ना, रेल की पटरियां बिछानी है तो खुदाई की जा रही थी, लेवल किया जा रहा था चीजों को। तो उस जगह ऐसे ही कुछ ईंट पत्थर मनके वगैरह ये सब चीजें मिली, तो लोगों ने इग्नोर किया, भाई ऐसे ही होगा, कोई खंडहर वगैरह होगा, फालतू का हम क्यों इतना दिमाग लगाएं इसके अंदर। किसी ने उसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया। तो यानी कहानी स्टार्ट होती है 1856 से। यानी हड़प्पा सभ्यता वगैरह के बारे में यदि जानकारी कहीं भी शुरू सबसे पहले मिली तो वो 1856 में मिली। और जब उस जगह ये चीजें मिली रेलवे लाइन के अंदर खुदाई करते समय, तो एक अंग्रेजी अफसर थे जिनका नाम था जॉन ब्रिटन, और दूसरे अफसर थे विलियम ब्रेटन। तो ये दोनों अफसर जो है, इन दोनों अफसरों ने कुछ ना कुछ आशंका जताई थी। इन्होंने कहा था कि भाई देखो ऐसा है कि हमें ऐसा लग रहा है हमें ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई सभ्यता छुपी हुई है, पर लोगों ने इग्नोर किया। यहां तक कि भाई साहब उसके अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हुई थी ना, ईंट पत्थर वगैरह जो उसके अंदर पड़े हुए थे, वो ईंट पत्थर को निकाला गया और रेलवे के अंदर यूज किया गया। देखो इतनी इंपॉर्टेंट सभ्यता की ईंट पत्थर को निकाल के रेलवे के अंदर यूज किया गया, और उन्होंने उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया। उनको लगा कोई खंडहर है, कोई 150 साल पुराना खंडहर होगा, ये इसके ईंट पत्थर हमें मिले। फिर 1920-21 में माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति ने ये खुदाई जो है वो थोड़ा आगे चलाया। फिर उसके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने भी खुदाई की। तो दयाराम साहनी ने जो खुदाई की थी उसको नाम दिया गया था हड़प्पा, और जबकि राखल दास बनर्जी ने जो खुदाई किया था उसको नाम दिया गया था मोहनजोदाड़ो। अब बात करते हैं ये सभ्यता कब से कब तक रही होगी। तो ये सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व, भाई साहब 1900 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व क्या होता है पहले तो ये समझिए। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पहले। और हम क्या मानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से ही कैलेंडर स्टार्ट किया गया, क्योंकि यूरोपियन देशों ने कैलेंडर स्टार्ट किया, इसी वजह से ईसा मसीह के जन्मदिन को एक पवित्र दिन मान के वहां से कैलेंडर स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब बोलो ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को आता है, जबकि कैलेंडर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है। हाँ, वो पुराना कैलेंडर जो था उस पुराने कैलेंडर के अनुसार तो 1 तारीख हुआ करता था ईसा मसीह का जन्मदिन, पर उसमें धीरे धीरे फेरबदल किया गया और अब 1 तारीख जो है 1 जनवरी को आता है, यानी ईसा मसीह के जन्मदिन के 5 दिन बाद, 5-6 दिन बाद। बट बात ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, बट हम मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज से लगभग ईसा मसीह का जन्म कितने साल पहले हुआ भाई, आज जिस जगह खड़े हो वहां से पूरा 0 तक जाओ तो उतने साल पहले हुआ है। तो आज हम 2023 में खड़े हैं, तो 2023 साल पहले ईसा मसीह पैदा हुए थे। और ईसा मसीह के पैदा से पहले 2600 साल पहले जाओ, तो यानी कि आज से 2023 साल ये और 2600 साल वो, यानी टोटल आपका 4500 साल पहले, 4623 साल पहले के आसपास रख लीजिए। 4623 साल पहले ये सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और ये सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व, कहने का मतलब ये 700 साल के आसपास ये सभ्यता वहां थी।
जिसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। अब ये जो सभ्यता थी ये बहुत दूर तक फैला हुआ था, छोटा मोटा जगह में नहीं फैला था ये भाई, बहुत दूर तक फैला हुआ। उम्मीद किया जाता है कि ये लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैला हुआ था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में। आपको बता दो कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी पूरे भारत का 1/3 हिस्सा, जितना अभी पूरा भारत है वो उसका 1/3 हिस्सा में ये सभ्यता फैला हुआ था। और आज तो हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सिर्फ 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में नहीं फैला हुआ था, अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। अब इतनी सारी जानकारी जो हम दे रहे हैं या इतनी सारी जानकारियां जो पता लगाई गई, उन जानकारियों के पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होते हैं। हिस्ट्री ऐसे नहीं लिख दिया, हिस्ट्री के पीछे कोई ना कोई सबूत होते हैं कि इस बिना पे कहा जाता है कि ये किया गया या ये ऐसा हुआ। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई भी बात कही गई है तो उसके पीछे कुछ सबूत है, कुछ साक्ष्य है। कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताते हैं? तो 2467 अभिलेख मिले हैं हमको इसके बारे में, और लगभग आज के टाइम पे ये 3000 के आसपास अभिलेख हो गए। अभिलेख है क्या? अभिलेख मतलब पत्थरों के ऊपर लिखी गई, शिलाओं के ऊपर लिखी गई, पट्टिकाओं के ऊपर लिखी गई, मोहरों के ऊपर लिखी गई, ऐसी बहुत सारे लिखित अभी एविडेंसेस हमें मिले हैं, ऐसी चीजें मिली हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये हड़प्पा सभ्यता आज से इतने 1000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी और इसके अंदर क्या क्या चीजें थी जो हम आज जान रहे हैं। तो चलिए मैं अब इसको पढ़ाना शुरू करता हूं एक एक वर्ड वाइज। तो वर्ड वाइज यदि मैं पढ़ाऊं तो संस्कृति सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहले समझ में आना चाहिए। संस्कृति किसे कहते हैं, क्यों संस्कृति समझना क्यों जरूरी है भाई? हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदाड़ो संस्कृति, ऐसी सिंधु घाटी संस्कृति। तो संस्कृति का मतलब क्या होता है? तो संस्कृति का मतलब होता है किसी भी एक भौगोलिक स्थिति में, भौगोलिक क्षेत्र में, हमारा देश भारत इसकी एक भौगोलिक क्षेत्र है, इसका एक भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पे एक विशिष्ट प्रकार से लोग जीवन शैली अपनाते हैं, एक प्रॉपर तरीके से रहते हैं, मतलब अलग ही तरीका है हमारे रहने का। अलग तरीका कैसे है रहने का? हम क्या सांस अलग से लेते हैं? नहीं, सांस तो वैसे ही लेते हैं जैसे अमेरिका वाले लेते हैं, यूके वाले लेते हैं। बट खाने पीने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, हमारे यहाँ का घर बनाने का डिजाइन, हमारे यहाँ का त्योहार, हमारे यहाँ के मिठाइयाँ, हमारे यहाँ के अलग अलग चीजें, कपड़े, अलग अलग चीजें हैं जो दूसरे देशों से, दूसरी संस्कृतियों से अलग है। तो किसी भी देश के अंदर या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक विशिष्ट शैली जो सामान्यतः एक साथ एक विशेष काल में, एक विशेष कालखंड में, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एग्जिस्ट करती है, उसे ही संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो हालांकि संस्कृति में हमेशा एक जैसा नहीं रहता, संस्कृति जो धीरे धीरे बदलता रहता है, संस्कृति में बदलाव होते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है संस्कृति एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान जिस प्रकार से लोग रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, उनकी शैली क्या है, उनका किस प्रकार से वो चीजें इस्तेमाल करते हैं, बर्तन किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, उनके सिस्टम किस प्रकार से हैं, घर किस प्रकार से बनाते हैं, कपड़े किस प्रकार से बनाते हैं, खाने किस प्रकार से खाते हैं, कौन कौन सी चीजें रखते थे वो घर में, इस प्रकार की चीजें जो है वो उस जगह की संस्कृति बताती है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, जो नोन है। नोन मतलब जिसके बारे में हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं। तो नोन सभ्यता जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में हमारे पास सबूत है, वो नोन सभ्यता हमारी पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जानी जाती है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नाम के स्थान पर खोजी गई थी, इसी वजह से इसका नाम हड़प्पा संस्कृति रखा गया है या हड़प्पा सभ्यता रखा गया है।
हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, आज के टाइम के पाकिस्तान में, पर जिस टाइम खोजा गया था पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, इसीलिए हिंदुस्तान में ही कह लो। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंट गोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नाम भी अजीब सा है, मोंट गोमरी जिला, हाँ याद रखना पड़ेगा। मोंट गोमरी जिला के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा नाम की जगह। और इस जगह पर जो सभ्यता खोजी गई उसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। और इस सभ्यता की खोज जो की गई है, ये कितनी पुरानी सभ्यता है, तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक इसके बीच का काल निर्धारण किया गया, यानी ये इतने दिनों तक चला था। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। पर अभी तो बोल रहे थे रावी नदी के, रावी नदी सिंधु नदी के आसपास ही है सारे। अच्छा, इस सभ्यता का विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में है, पहले जब पता लगाया गया। तो आज अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में, भारत का लगभग 1/3 हिस्सा। सिंधु घाटी सभ्यता में महादेवन और विश्वनाथ द्वारा किए गए शोधों के आधार पर 2467 अभिलेख मिले हैं, और जिनकी संख्या आज के टाइम पे बताया जा रहा है कि 3000 के आसपास हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा की खोज किसने की, कब किया, किस लिए किया। सुनिए, हड़प्पा जो 1856 में लगभग हमें पता लग गया था। 1856 में कराची और लाहौर के बीच में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। तो उत्खनन कार्य यानी खुदाई चल रही थी, भाई रेलवे में खुदाई तो चलती है। तो ये खुदाई जो है हड़प्पा नाम के जगह पे जब चल रही थी, तो वहां पे खुदाई में कुछ हमें ऐसे ही खंडहर वंडहर टाइप पत्थर, ईंट पत्थर मिले। लोगों ने ऐसे कहा कोई नहीं, ऐसे ही कोई खंडहर वंडहर होगा, कोई राजा महाराजा का खंडहर होगा, ऐसे ही होगा, इग्नोर किया। उस समय जॉन ब्रटन, देख लो नाम अंग्रेज का, जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन नाम के दोनों लोगों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने की संकेत तो दिया था कि ये एक महत्वपूर्ण सभ्यता हो सकता है, पर फिर भी कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया। अंग्रेज लोग थे, उनको क्या पड़ी है, वो तो यहाँ बिजनेस करने आए थे, उनको धंधा से मतलब था और किसी चीज से मतलब नहीं था। तो 1856 में उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 1920-21 में माधव स्वरूप वत्स और दयाराम सहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया गया, वहां खुदाई शुरू की गई। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो नाम की जगह पर खुदाई किया। देख लो, हड़प्पा जहां पे हड़प्पा नामक जगह है, वहां पे जो चीजें मिली है उसको नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता, और मोहनजोदाड़ो नाम की जगह पे जो चीज मिली है उसे नाम दिया गया मोहनजोदाड़ो। बट ये दोनों है सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों का दोनों है सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये सिंधु नदी के दाएं तट पर मिला है, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लड़काना नामक जगह पर मोहनजोदड़ो जो है उसकी सभ्यता हमें सिंधु नदी के दाएं तट पर मिली है। राखाल दास बनर्जी इस टीले के ऊपर अब क्या कर रहे थे, राखाल दास बनर्जी जबरदस्ती थोड़ी ना वहां कुछ कर रहे थे, असल में कुछ काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कुषाण युग के बौद्ध स्तूप को खोद रहे थे। भाई वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो वो अपनी खुदाई कर रहे थे, कुछ और खुदाई कर रहे थे। असल में वो कुषाण युग के बौद्ध स्तूप को देख रहे थे, खोद रहे थे, और उसी दौरान खुदाई में इनको कुछ और मिल गया, और जो मिला वो अलग ही सभ्यता थी, और उसका नाम रखा गया मोहनजोदड़ो। सर जॉन मार्शल ने 1924 में लंदन में एक पत्रिका में कहा कि भाई भारत में एक जगह हमें एक सभ्यता का पता लगा है, और इस सभ्यता का नाम उन्होंने, किसने, सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता रख दिया। ठीक है, चलिए अब मैं फोटो दिखा देता हूं कैसे दिखते हैं वो लोग। देखो, ये है अपने दयाराम साहनी जी, इन्होंने क्या किया, हड़प्पा खोजा। और ये है अपने आर डी बनर्जी, इन्होंने क्या किया, मोहनजोदड़ो खोजा।
और ये है जॉन मार्शल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता, इन्होंने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये 3 लोग हैं जिनका सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान कह सकते हो। करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़े लिखे थे या नहीं थे। भाई इतना तो नहीं पता कि पढ़े लिखे थे या नहीं थे, पर हाँ हमें कुछ चित्र वगैरह मिले हैं, कुछ लिपियां वगैरह मिली हैं। वो लिपियों से हमें पता लगता है कि उनका कुछ अलग ही भाषा का, संकेत का, कुछ लिखाई पढ़ाई का अलग हिसाब किताब था, जो आज के समय से ज्यादा मिलता जुलता नहीं है। कैसे था सुनिए। उनकी एक अपनी अलग लिपि थी, और उनकी जो अलग लिपि थी, वो अलग लिपि को पढ़ने का, अभी तक देख लो, पढ़ने का कोशिश किया गया 1925 में। किसने कोशिश किया? वेंडल ने। और बाद में फिर अभी लेटेस्ट में नटवर झा ने, धनपत सिंह धान्या ने, राजा राम ने, ऐसे लोगों ने भी इसको पढ़ने की कोशिश की, पर भाई साहब अभी तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। ऐसे लिखा इन्होंने, ऐसा लिखा है, पढ़ ही नहीं पाया है अभी तक। इसको कोई नहीं पढ़ पाया, पढ़ा ही नहीं जा सका। क्या लिखा है उन्होंने, कैसा कोड लैंग्वेज लिखा है, कहां से आए थे वो एलियन, पता नहीं लग रहा। चलिए, सिंधु लिपि भावचित्रात्मक है। भावचित्रात्मक मतलब क्या होता है? भावचित्रात्मक का मतलब है कि अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रकट करना भावचित्रात्मक कहलाता है। तो ये जो भी बातें लिखते थे, तो आपके पास आज आपके पास लेटर है ना, है ना। इंग्लिश के लेटर है ABCD, EF GH IJKL, हिंदी के लेटर है कका कका वगैरह, ऐसा उनके पास नहीं। वो ऐसे लेटर में विश्वास नहीं रखते थे, तो क्या करते थे, वो चित्र बनाते थे। वो चित्र बनाते थे और वो चित्र बना के अपने भावनाओं को प्रकट करते थे, यानी उनकी भाषा चित्रात्मक थी। वो चित्र बना के बताते थे। उनके पास ABCD नहीं था, उनके पास काका नहीं था, तो वो चित्र बना के चीजों को बताते थे। अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करना, इसी को भाव चित्रात्मक कहते हैं। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी, इसीलिए इसे बूस्ट्रोफेदेन कहा जाता है। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाने की वजह से बूस्ट्रोफेदेन कहलाता है। नहीं आई बात समझ में? सुनिए, आप इंग्लिश लिखते हो कहाँ? लेफ्ट से लेके राइट, लेफ्ट में स्टार्ट करते हो, कॉपी के लेफ्ट में स्टार्ट करते हो और लिखते जाते हो राइट तक। हिंदी लिखते हो, लेफ्ट से स्टार्ट करते हो और कॉपी के राइट तक जाते हो, ठीक है। उर्दू जब लिखते हो तो राइट से स्टार्ट करते हो और लेफ्ट तक जाते हो। अरबी जब लिखते हो लेफ्ट से स्टार्ट करते हो और राइट तक जाते हो। तो उर्दू अरबी ऐसी भाषाएं लेफ्ट से राइट तक जाती है। हिंदी इंग्लिश ऐसी भाषाएं जो है लेफ्ट से राइट तक जाती है। उर्दू वगैरह जो राइट से लेफ्ट तक जाती है। और ये देखो, ये अनोखा ही था, ये दोनों तरफ से चलता था, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। इसलिए इसको नाम दिया गया कि ये बूस्ट्रोफेदेन है। बूस्ट्रोफेदेन, दोनों तरफ से लिखे जाने वाली लैंग्वेज को हम बूस्ट्रोफेदेन कहते हैं। जब कैसे, हमें कैसे पता कैसे लिखते थे? भाई कुछ चीजें मिली हमें, मोहरे मिली है, मोहरे, उन मोहरों पे लिखी हुई चीजें मिली हमें कुछ। सेलखेरी प्रस्तर, सेलखेरी एक प्रकार का पत्थर होता है और पक्की मिट्टी से निर्मित, मिट्टी को पका के ऐसे कुछ हमें विभिन्न आकार के मोहरे मिली हैं, जो आयताकार यानी रेक्टेंगुलर भी है और कई जगह वर्गाकार यानी स्क्वायर भी है। उन मोहरों पे क्या क्या लिखे हुए मिले? आयताकार वाले पे तो खाली लेख मिले हमें, और वर्गाकार वाले पे लेख भी लिखा है और चित्र भी बने हुए हैं, दोनों मिले। मेसोपोटामिया का भी 5 बेलनाकार मोहरे, मेसोपोटामिया वाले बेलनाकार मोहरे लगाते थे, तो बेलनाकार मोहरे भी हमें मिले। तो इसका मतलब ये कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी कहीं ना कहीं इसका जुड़ा हुआ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी इसका जुड़ा हुआ है। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी आपने? हाँ पढ़ी होगी, 11वीं क्लास में पढ़ी होगी। तो उनकी जो सभ्यता है उससे यदि इनका जुड़ाव है, तो इसे समझ लीजिए कि इनका विदेशों से भी लेन देन हुआ करता था। तो ये 5 बेलनाकार मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली है।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के ही दो अंग हैं। और फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहरें भी लोथल से मिली है। लोथल नाम की जगह है, वहां से हमें फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहर भी मिली। कैसी होती है देख लो भाई, ये देखो, ये है मोहरे, ये राइट साइड वाली, ये वाली हिस्सा, ये मोहरे हैं। देखो यहाँ बैल बना हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है, बाघ बना हुआ है, दो बीच में आदमी खड़ा है, हाथी बना हुआ है। और ये लैंग्वेज देख लो इनकी कैसे लिखते थे, पढ़ लोगे? अभी तो कोई नहीं पढ़ पाया, तुम कहाँ पढ़ोगे? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस सभ्यता में लोग कौन से लोग रहते थे, किस प्रकार के लोग रहते थे। हमारी तुम्हारी जैसे लोग रहते थे, हिंदुस्तानी लोग रहते थे नहीं? तो इस सभ्यता के अंदर जो लोग रहते थे वो 4 प्रकार के अस्थि पंजर मिले हैं, 4 प्रकार की हड्डियां मिली है। अस्थि पंजर मतलब हड्डियां, 4 प्रकार के अस्थि पंजर मिले हैं। इनमें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन लोग, मंगोलियन लोग, ये 4 प्रकार के लोगों की हड्डियां यहां पाई गई है। इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई है कि इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। मिश्रित नहीं, असल में मिश्रित होगा, चलो, तो ये मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो इनका संस्थापक द्रविड़ा को माना जाता है, जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए थे। तो द्रविड़ लोग जो थे ना, जो भारत में साउथ इंडिया में रहते हैं, उनको माना जाता है कि असल में सिंधु घाटिया में वही लोग रहते थे जो आज साउथ इंडिया में रहते हैं। बट इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, मिश्रित लोग थे यहाँ पे, अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ रहा करते थे। तो लीजिए, मैंने हिस्ट्री की शुरुआत कर दी है। हिस्ट्री में मैंने अब तक आपको बता दिया कि संस्कृति किसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहा जाएगा, कब इसकी खोज हुई और कितना जगह है, कब से ये चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, कौन कौन लोगों ने खोज किया इसको। उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया कि इसकी लिपि किस प्रकार से है, लिपि की फोटो दिखा दी आपको कि ऐसी लिपि होती है जिसे पढ़ा नहीं जा चुका है अभी तक, और कौन कौन से लोगों की हड्डियां यहाँ पे मिली है। तो आगे का हिस्सा अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।